तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। इस शिफ्ट में जितने भी आपके ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन या आपके मॉडरेट क्वेश्चन या फिर थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को मैंने शुरू में रखा है। जिनको केवल ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन या फिर मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप शुरू के 7 से 8 क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि हम लोग इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 के पेपर को सॉल्व करेंगे। काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि लेवल 4 का मैं पेपर सॉल्व कराऊं। लेवल 6 का ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और नो डाउट लेवल 4 में जो मैथ का लेवल था वो अच्छा खासा लेवल आपसे पूछा गया था 6 के कंपेयर में भी अगर आप बात करो तो यहां पर मैं बोलूंगा जिनके भी पेपर आने वाले दिनों में लेवल 2, 3 या फिर 5 में पेपर है, तो आप लोग ये मत सोचना कि आपका जो मैथ का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं 6 से कम होगा। आप ये मत सोचना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका लेवल 2, 3, 5 अगर इससे नीचे है तो मैथ का भी लेवल नीचे होगा। ये जरूरी नहीं है। आपको अपना तरफ से 100% मेहनत करके चलना और अच्छे से तैयारी करके चलना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो उस वक्त आप आसानी से बना पाओ। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इस शिफ्ट के सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जिसे पूछा गया था कि रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। यानी सिंपली आपको मैं बता दूं, ये टाइमन वर्क का एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है जिसको आप जैसा चाहे वैसा बना सकते थे। ये केवल आपके समझ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। हम लोग वैसे जानते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। और आपको पता है ना, वर्क को जब हम लोग कांस्टेंट करते हैं तो इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज ये भी, जैसे कि हम लोग वनडे में अगर बात करें तो आपको पता होगा, जैसे कि राम अगर किसी काम को 30 डेज में कर सकता है तो वो एक दिन में उस काम का कितना भाग करता है, 1/30 करता है ना। ये सब पता है ना आपको। वैसे ही अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रुचिरा एक कार्य को 22 दिन में करने का मतलब बात करती है, मगर वो 10 दिन के दौरान में वो हर दिन प्रतिदिन 1/30 उस काम का करती है। इसका मतलब वो काम का 1/30 भाग वो डेली करती है। तो 10 दिन में कितना काम की होगी, तो 1/3 की होगी। और आपको मैं बता दूं, आपको जैसे पता होगा कि कोई भी काम खुद में 100% होता है, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो खुद में 1 होता है। तो अगर वो 10 दिन में कितना काम किए, 1/3, तो बचा कितना काम अब आपका, तो 2/3 बच गया। यानी इसी काम को अब करना है 11वें दिन से लेकर पूरे टोटल ऑन टाइम खत्म होना है, यानी काम को 22 दिन में। तो आपसे यही पूछा था कि 11वें दिन से वो प्रतिदिन कितना कार्य उसको करना होगा। यानी आपसे इनडायरेक्टली इफिशियंसी तो पूछ रहा है कि वो बढ़ा के अब कितना काम करेगी जिससे ऑन टाइम पर काम खत्म हो। तो अब आप समझ गए हो कि यहाँ पास वर्क मेरा पास है, टाइम मेरे पास है, तो आप नहीं निकाल लोगे। वर्क मेरा 2/3 बचा हुआ है और आपका समय बचा हुआ 12 दिन, तो इसको सॉल्व कर लो। यही तो आपको सॉल्व करना था। यानी अगर इससे काटेंगे 6 बार में, यानी 6 या 18, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। आप इसको बड़ी आसानी से डील कर सकते थे। आप चाहो तो इसको M1D1 वाला कॉन्सेप्ट से भी बना सकते थे। आप इसको जैसा बोलोगे आप वैसा बना सकते हो। M1D1 वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हैं, बस देख लो। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्या निकालना, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे बोला गया रुचिरा 22 दिन में काम को ठानती है करने के लिए, मगर वो डेली कितना काम कर रही थी, उस काम का मतलब 1/30 करके काम कर रही थी। अगर ये इसी तरीके से काम को करती तो टोटल कितना दिन लगता, 30 दिन का समय लगता। तो यहां से आप टोटल वर्क खुद से एज्यूम कर लो, एलसीएम निकाल लेते, तो मैं मान लेता हूं 330 इसका टोटल वर्क हो गया। तो जिसमें ये आपका 15 यूनिट काम कर रहा है और यहां से आपका 11 यूनिट करके काम हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप समझदार हो, यानी आपसे पहले बोला गया था 22 दिन में काम को खत्म कर लिया जा रहा है, यानी 15 गुना 22 इक्वल टू, अब वो किस तरीके से काम की थी, 10 दिन काम की थी 11 यूनिट करके, तो 11 गुना 10 प्लस काम आपका ऑन टाइम खत्म होना, यानी 12 दिन में x यूनिट करके काम खत्म होगा। बस सॉल्व करो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 330 में से 110 जाएगा 220, यानी 220/12 इक्वल टू x, यानी x का मान आ जाएगा, 4 से काटेंगे 3 और ये 55, यानी आ गया 55/3। ये मेरा आंसर नहीं है, यानी ये यूनिट है कि 55/3 यूनिट करके उसको डेली 12 दिन में काम को करके खत्म करना है। तो ये आपसे वही तो पूछा था कितना कार्य का होगा, मतलब उस काम का कितना भाग है, तो यही निकाल लो 55/3, ये इस काम का कितना भाग है, बस आपको वही निकालना था। इसको मैं हटा रहा हूं।
यानी 55/3 ये 330 का कितना भाग है, यही तो आपको पता करना था ना। तो 55/3 गुना 330, तो काटेंगे 6 बार में, यानी 1/18 आ गया ऐसे भी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है सभी को? चलो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि के वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे इन तीनों संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले आप इसको अगर हटा दो तो आपको के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू आएगा उसके गुणनफल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर देखो, प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब रिमाइंडर सेम है तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई भी तीन संख्या आपस में है और बोल दे कि आपसे सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे आप इन तीनों को भाग करोगे, तो हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। अब कितना आ रहा नहीं पता, बस सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को आपस में इन तीनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। जैसे कि y माइनस एक्स करेंगे, z माइनस वाई करेंगे, तीनों संख्या का आपस में डिफरेंस निकालेंगे, z माइनस एक्स करेंगे। बस इन्हीं तीनों संख्या का एचसीएफ निकाल लेते हैं। वही संख्या मेरा सबसे बड़ा संख्या होता है, जिससे आप इन तीनों को डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर मेरा सेम आता है। तो बस इस क्वेश्चन में भी तो वही करना था आपको। अब यहाँ के बाद तो कैलकुलेशन है, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फिर से। तो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ उसी तरीके से। तो 12 में से 6 जाएगा 6, 14 में से 9 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ से आपका 3 से 2 जाएगा 1। इसी तरीके से 5 से 2 जाएगा 3, 12 में से 7 जाएगा, मतलब 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा ना, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ से 7 से 7 जाएगा 0, 7 से 4 जाएगा 3। फिर इसी को इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से 6 जाएगा, मतलब कैरी लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा 8, और 6 में से 2 जाएगा 4। अब इन्हीं तीनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ हम लोग निकालना जानते हैं, जो भी संख्या का मिनिमम डिफरेंस होगा बीच में हम लोग उसी को पकड़ लेंगे, या तो वो एचसीएफ होगा या फिर उसी के मल्टीपल में कोई एचसीएफ होगा। तो इनका डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस कब से कम होगा। 1756, अगर इसको घटाएंगे तो 7, 1, 3, और यहाँ पर 1। यानी इसका एचसीएफ ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यानी इसका कोई एक मल्टीपल ले लेते हैं। तो 3 से अगर भाग देंगे तो 4 3 12, 3 3 9, और ये 9। अब इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये इसका एचसीएफ है कितने बार में? 4 बार में। ये आप देखोगे ध्यान से, ये कितने बार में कट रहा है? 7 बार में यूनिट डिजिट्स, और 11 बार में। यानी यही इसका एचसीएफ है। यानी अगर बात करें, ये मेरा के का वैल्यू आ चुका, बट आपसे के का वैल्यू नहीं पूछा था, आपसे इसका मल्टीपल पूछा था, इन सभी का तीनों का गुना। यानी 4 3 12, 12 9 108। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बोला गया था मान लीजिए n वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे इन पांचों संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, और n 271 से विभाज्य भी है। तो n के अंकों का योग अब आपसे पूछा है। अब आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो उसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन है, और यहां पर देखो, एक क्वेश्चन के अंदर में 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। केवल n का वैल्यू नहीं निकालना है आपको, पहले तो n का वैल्यू निकालना, जिसमें एक कंडीशन भी लगा दिया है कि ये n 271 से डिविजिबल भी हो रहा है। यानी n वो सबसे छोटी संख्या है जो आपका 271 से डिविजिबल भी हो रहा है, और आपको उसी n के अंकों का योग आपसे पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेने वाले हैं। किसका किसका? इन पांचों संख्या का। 15, 25, 35, 40, 42, और ये जो सबसे संख्या होगा वो सबसे छोटा संख्या होगा जो आपका इन पांचों संख्या से डिवाइड हो जाएगा। बट आपसे बोला था कि रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। अगर ये वाला कंडीशन नहीं देता ना तो डायरेक्ट आप +1 करके मेरा n का वैल्यू आ जाता। बट कंडीशन यही डाल दिया कि 271 से डिविजिबल भी हो रहा है ये नंबर साथ ही साथ। तो इसको हम लोग के टाइम से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, और ये संख्या पूरा जो मेरा कहलाएगा वो मेरा 271 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप इसको जल्दी सॉल्व कर लो। अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन है, तो एलसीएम मैं जल्दी निकाल लेता हूँ। तो 2 का पावर चेक कर लेते तो 3 आ रहा है, 3 का पावर चेक करेंगे तो 3 ही आ रहा है, और 5 का पावर चेक करेंगे तो 2 आ रहा है, और 7 एक ठो दिख रहा है। यानी ये मेरा एलसीएम कितना आ गया? 4200।
4200 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 271। अब देखो के का वैल्यू, अब आप चेक करते चलो कि के का वैल्यू क्या होगा। अब अगर ऐसे चेक करने बैठोगे ना के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू 1 से तो दिख रहा नहीं जा रहा है, तो ऐसे अगर चेक करने बैठे तो रात हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को अगर छोटा बनाना है तो मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, यानी ये 4200 इंटू के टाइम्स प्लस 1/271। तो इसमें क्या करेंगे ना, 404 मतलब 4200 को ना पहले ही आप 271 से भाग दे सकते हो, जिससे आप छोटा बना दोगे ना तो पता चल जाएगा के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले 271, तो 10 से 1 जाएगा 9, 11 से 7 जाएगा 4, और यहाँ से आपका 302 जाएगा 1, ये 0। अब 271 को अगर हम देख रहे हैं तो 5 बार करेंगे तो 5 2 1000 और 300 और 5 यानी 1355 आ गया यहाँ से। 10 से 5 जाएगा 5 और 8 से 5 जाएगा 3 और ये 1। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर 4200 के जगह में 135 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 271। अब देखो ये छोटा बन गया तो जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो। के का वैल्यू 1 रखेंगे तो नहीं काम बन रहा, के का वैल्यू जैसे 2 रखेंगे तो देखो 270 और 271, यानी ये कट जा रहा है। आपको डायरेक्ट पता चल गया के का वैल्यू है भाई 2। के का वैल्यू जैसे 2 है तो 4200 गुना 2 यानी 8400, 8400 में 1 जोड़ेंगे यानी 8401, यानी यही मेरा एन का मान निकल के आ गया और इसके अंकों का योग बोला था, यानी 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सब छिपा हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी गोले में एक बेलन अंतर्निहित है, गोले का त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 गुनी है, तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात बताओ क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन तो सभी लोग समझ गए हो कि एक गोला है और गोले के अंदर में आपका क्या है, एक स्पेयर है, मैं सॉरी स्पेयर बोल रहा हूँ, एक सिलेंडर है। ठीक है, स्पेयर के अंदर में सिलेंडर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि गोले का त्रिज्या, ठीक है, गोले का त्रिज्या बेलन के ऊंचाई का 5/6 गुना है। तो इससे आप समझ रहे हो ना, ये रेशियो दे रखा है किसका किसका, गोले का त्रिज्या का और बेलन का ऊंचाई का। साथ ही साथ क्या बोला, आपसे पूछा है बेलन का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात बताओ क्या होगा। तो बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का, पहले आप मेरे को वॉल्यूम बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पर अगर बात करें स्पेयर का वॉल्यूम, तो ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं कैपिटल आर क्यूब ले रहा हूं ये गोले का, ठीक है, वरना दोनों का तो रेडियस सेम है नहीं। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको जैसा चाहो वैसा सॉल्व करो, पाई से पाई तो कैंसिल ऐसे ही दिख रहा है। अब देखो ये 3 को मैं पहले ऊपर भेज देता हूं, तो 3 ऊपर चल गया। अब देखो मेरे को पता है कि गोले का त्रिज्या बेलन के ऊंचाई का 5/6 है और मेरे को रेशियो ही निकालना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो 5x बोलो, ठीक है, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो मेरे को सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए कि ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर का रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सिलेंडर का रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि गोले का जो त्रिज्या है वो 5 है, 5 यूनिट अगर आप इसको मानते हो तो ऐसे भी आप देखो ध्यान से, ये अगर 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी हिसाब से हाइट कितना था, 5/6, यानी ये 6 आ गया आपका। अब देखो ऐसे ट्रिपलेट बना के देखो, आपको खुद ही दिमाग में घंटी बजेगा। ये 10 हो गया जो कि गोले का पूरा, अगर डायमीटर की बात करें तो आप हाफ पे भी कर सकते हो। ये 6 हो गया तो ट्रिपलेट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमको रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस मतलब आधा करेंगे 4, समझे, यानी रेडियस 4 आएगा, 4x बोलो, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा है यहाँ पास। ठीक है, तो 4 गुना 4 और हाइट आपको तो पता ही था 6 है, तो उसी तरीके से ये 4 गुना, और ये गोले का त्रिज्या कितना था 5, तो 5 गुना 5 गुना 5, बस सॉल्व कर लो। तो 4 3 12, 12 7 72, 72/125, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बोलो क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब यहाँ पर देखो क्या बोला था, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज का गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 2 वर्षों के अवधि के अंत में दीप्ति का ब्याज के रूप में राम का तुलना में कितना राशि अधिक प्राप्त होगा। अब आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जितने भी लेवल 4 और लेवल 6 से पूछे गए थे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो राम और दीप्ति को दोनों को 8,000 रुपये की राशि मिल रही है। तो देखो एक जन का तो
कंपाउंड इंटरेस्ट जो मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो वार्षिक के तौर पर हो रहा है, और दूसरे जन का 8 माह के तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो रहा है। ठीक है, रेट तो आपको पता चल गया कि अगर ये 30% से रेट लग रहा है और ईयरली अगर काउंट होगा तो 2 सालों में कितना हो जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे भैया 69% हो जाएगा। क्लियर है। मगर जो एक जन के लिए जो 8 माह के तौर पर आपको काउंट करना था, तो 3 साइकिल बनेगा 8-8 महीना का, और 3 साइकिल बन रहा है तो आपको पता है, सब बता चुका हूं, 30% ये 12 महीने के लिए है, तो 1 महीने के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 30/12 हो जाएगा। तो 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 4 से काटेंगे 3, 4 से 2, 3 से काटेंगे ये 10, यानी ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन के आया, 20% का बन के आ गया 8 महीने के तौर पर। और आपको पता है समय है 3 साइकिल यानी 3, तो आप जानते हो 3 साल के लिए या फिर 3 टेन्यूर के लिए 20% का टोटल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो मेरा कितना आता है, 72.8। बोलो ये सब चीज़ आपको मैंने बता रखा है कि नहीं बता रखा है। तो इसी का जो रेट ऑफ में डिफरेंस होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा, वही तो मेरे इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होगा ना, क्योंकि दोनों को तो सेम अमाउंट मिला है। तो बस अब निकाल लो, तो ये कितना 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 परसेंट ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो यहाँ से पता चल रहा है 3.8% ज़्यादा है। तो बस निकाल लो 8,000 का 3.8%, 8,000 का 3.8% निकाल लो, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 8864 यानी यूनिट जेट पर काम करोगे तो 304 रुपये का डिफरेंस होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन एचसीएफ पूछा गया था और एक्स के अंकों का योगफल पूछा गया था, यानी एचसीएफ निकालना और उन्हीं का योग आपसे पूछा गया था। तो इसमें भी आप डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस देख लेते हैं, तो 1683 को माइनस करेंगे इसमें से, तो 4 से 3 जाएगा 1, 14 से 8 जाएगा 6, 11 से 6 जाएगा 5। अब देखो या तो एचसीएफ यही होगा या तो इसी का मल्टीपल में होगा। चेक करेंगे तो आपको दिख रहा है ये 3 बार में काट रहा है, यहाँ पर ये 4 बार में कट रहा है, और ये आपका कितने बार में कट रहा है, 9 बार में कट रहा है, यानी यही है इसका एचसीएफ है। तो सभी को जोड़ दो डायरेक्ट 12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहां पर बोला गया था एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन की ऊंचाई बताओ कितनी है। तो सबसे पहले क्या बोला है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाता है, 2πr(h) प्लस 2 ठो बेस है नीचे यानी 2πr², यही होता है ना। तो 2πr अगर आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, h प्लस r हो जाएगा। ठीक है। क्या बोला था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, जो कि r² कर देते हैं। ठीक है, इसका r को ऐसे करते हैं। क्या बोला था, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है, यानी ये जो बेलन है ना ये आधा है, यानी 1/2 के रेशियो में है। अब आपसे इसी में h का मान पूछा था। अब जो जो दिया हुआ सब आप जो गिवन है आप इसको पुट कर दो। तो पहले हम पाई को पहले से कैंसिल कर लेते, 2 को काट लेते 2 बार में, यानी r का मान अगर बात करें तो देखो बेलन का आधार 4 दे रखा था, हाइट h प्लस r दे रखा था, और यहाँ पर 2 बचा हुआ अभी भी मेरे पास, और यहाँ पर ठोस बेलन का आधार, और यहाँ पर त्रिज्या गोले का 8 भी दे रखा था, यानी 8 8 64। तो 4 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काट लेते हैं यानी 1/2 में से 2 को काट लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 16 वहाँ चला जाएगा, और चूंकि r का वैल्यू तो मेरे पास और है कितना, 4 के बराबर, तो 16 वहाँ जाएगा तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हाइट कितना निकल के आएगा, 12, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए मैं पूरा स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आए। आप चीज़ें समझोगे तो उतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सोमा ने पुस्तक जो पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों का 120 पृष्ठ पढ़ना अभी भी शेष है, तो सीमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है बताओ।
अब इस क्वेश्चन में कुछ है, बस फ्रैक्शन आप में आपको सब कुछ दे के गुमराह किया गया। पहले तो रवीश क्या बोला, 4/5 भाग पड़ा। इसका मतलब समझते हो ना, ये हमेशा टोटल ये वाला चीज होता है, नीचे वाला चीज, जिसमें से 4/5 मतलब 4/5 में मतलब क्या है, 5 का मान लो अगर टोटल पेज है ना, तो वो 4 पढ़ लिया है, तो बचा कितना, 1 बच गया। हमको यही बोल दिया था कि अपनी अपनी पुस्तकों का 120 पृष्ठ पढ़ना अभी भी शेष है। तो समझो 5 में से 4 पढ़ चुका, 1 आपका बचा हुआ, तो यही 1 का वैल्यू 120 के बराबर है। यानी आप समझ गए, जो रवीश का बुक में जो टोटल पेज की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 120, तो 5 का मतलब 600 पेज, यानी 600 पेज का बुक है रवीश के पास। बोलो क्लियर है सभी को, ये अपना क्लियर है ना। अब आगे उसी की बात करेंगे, सोमा के बारे में बात क्या बोला था, वो 5/8 पढ़ी है। तो 8 अगर टोटल है तो 5 पढ़ चुकी है, तो बचा कितना उसके पास, 3। तो यही 3 120 के बराबर है। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 40। तो यानी सोमा का बुक में टोटल पेज कितना था, 8 चौके 320। बोलो क्लियर है सभी को। यानी ये आ गया सोमा के बारे। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन, सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। तो 320 इसका पेज था, तो पढ़ा कितना है, अच्छा ये पढ़ा हुआ बात कर रहा है, तो सोमा कितना पढ़ी है, 5 पढ़ी है, और 1 का वैल्यू 40 है, यानी 200 पढ़ चुकी है। और यहां पर रवीश कितना पढ़ चुका था, 1 का वैल्यू कितना था, 1 का वैल्यू 120 के बराबर था, और जो कि 4 पढ़ चुका था, यानी 480 पढ़ चुका था। तो यही पूछा है कि उसका कितना भाग पढ़ चुकी है, कितना उसके हिसाब से पढ़ चुकी है, वही बताना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो 5, और 4 से काटेंगे तो 12, यानी 5/12 पढ़ चुकी है हिस्सा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था, सॉल्व कर सकते हो, बस बोर्ड मास को ध्यान देना, ये पार्ट इसी के साथ है पूरा। अब इसके अंदर अगर बात करें तो ये पार्ट अलग है, ये यहाँ से पूरा पार्ट एक साथ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो 4 2 8, 9/2, और ये आपका 10/3, यही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 में से 20 जाएगा, 7/6 गुना 1/3। तो ये क्या आ जा रहा है, 7/18 आ जा रहा, माइनस 3 2 6, 8/3। क्लियर है सभी को। अगर हम 6 का गुना ये करेंगे नहीं, सिर्फ दिमाग में अगर चले तो 18 में से मतलब 48 में से 7 जाएगा, 41, यानी 41/18 हो जाता है कि नहीं हो जाता। और ये क्या था, बस अब आगे सॉल्व कर लो, 4 3 12, 12 13, यानी 13/3, और डिवाइड है, गुना करेंगे तो ये चीज़ अल्टी पल्टी हो जाएगा, 18/41 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6, यानी 13 6 78, 78/41 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में देखोगे सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा आपको, 78/41। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का है, इसको भी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ऊपर पार्ट को अलग सॉल्व कर लेना, नीचे पार्ट को अलग सॉल्व कर लेना। बस ध्यान देना बोर्ड मास में कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऊपर में अगर देख रहे हो तो 12 अलग पार्ट है, ये पूरा अलग भाग है, और ये आपका एक अलग छोटू सा अलग है, और ये अलग है, यानी ऊपर में 4 भाग में बटा हुआ है, याद रखिएगा ठीक है। तो 3 से 5 जाएगा, -2, और -2 और 4 -8, और माइनस माइनस ये +1 आ गया यहाँ से रिजल्ट में। ये तो ऐसे था ही, 12 तो 24, 6, यानी 6 गुना ये क्या हो जाएगा, 24, यानी 1/4। ये ऊपर में मेरा इतना निकल के आ चुका है। यानी सॉल्व करेंगे तो 12 8 20, और मतलब सॉरी 12 8 20 बोल रहा हूँ, 12 1 13, 13 में से 8 जाएगा 5, यानी 5 + 1/4। यानी ये इतना को ही सॉल्व करने से पता चल गया ऊपर में 21/4 आ रहा। अब नीचे भी सॉल्व करना उसी तरीका से। देखो नीचे में 2 ही पार्ट है, 2 पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले 120 यहाँ आ गया, 15 120 यहाँ करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, और ये 9 है, तो 9/8 आ गया, माइनस 6 2 12, 12 12 1, तो 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 1/8 आ गया। इसी को ऊपर भेजेंगे तो ये 8 आ गया, तो 4 से 2 42। पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज के दर पर 64,000 रुपए 1 वर्ष के उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है।
तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि बताओ कितनी है। तो सिंपल है, यहाँ पर रेट आपको दे रखा है 25%, बट ये अर्धवार्षिक के तौर पर गणना किया जा रहा है, तो इसका मतलब आपका रेट क्या बन जाएगा, 12.5%। समय था आपका 1 साल का, तो अब आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, 2 साल का। ये 2 साल होता नहीं है एक्चुअली में, मतलब 1 साल में 6-6 महीना करके होता है ना, तो ये 2 टेन्यूर मैं बोलना चाहता हूँ, बात समझ रहे हो। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये 2 साल कैसे हो गया, 2 साल नहीं, मतलब ये 6-6 महीना करके आपका 2 टेन्यूर बन रहा है, यानी 2 साइकिल बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर वही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, जैसे आप निकालना चाहो निकाल दो। तो आपको पता है ये 12.5% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो ये तो समझ आ रहा है ना, 1/8 मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल 8 में एक इंटरेस्ट मिल रहा। तो 8 प्रिंसिपल में एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 9। तो 8 और 9, तो 1 साल के लिए ये हो गया, दूसरे साल के लिए भी 8 और 9। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 8 64 हो गया, और ये 9 81 हो गया। मतलब ये हो गया अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो आ गया। अब आपको पता है मिश्र धन में अगर आप मूलधन घटाओगे, यानी अमाउंट में अगर आप प्रिंसिपल घटाओगे, तो मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ही मिलेगा ना। तो इसके बीच में कितना का अंतर है, 17 यूनिट का अंतर है। और चूंकि क्वेश्चन में 64 मतलब दे दिया है, 64,000, तो एक मतलब 1,000, तो 17 का वैल्यू मतलब 17 गुना 1,000, तो क्या हो जाएगा, 17,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर बोला गया दी गई संख्या k से 10 कम, दी गई संख्या k से 10 अधिक, और दी गई संख्या k से 38 अधिक है, तो वित्त समानुपात यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो दी गई संख्या k ज्ञात कीजिए, जिसमें से बोला है k ग्रेटर देन 0। अब देखो सबसे पहले कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता क्या है, जैसे कि अगर कोई संख्या अगर आपस में तीन, मतलब कोई 3 संख्या है, ये अगर a और b के बीच में जो रेशियो होगा, सेम रेशियो जब b और c के बीच में होता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। इन शॉर्ट आप इसको बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के भी बराबर बोल सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन में वही चीज था कि k से 10 कम, यानी अगर तीनों संख्या की बात करें, तो एक संख्या था k-10, दूसरा संख्या था k+10, और तीसरा संख्या k+38। आप चाहो तो ऑप्शन पकड़ के भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने बताया था, तो k+10 का होल स्क्वायर कर दो इक्वल टू k-10 और k+38, सॉल्व कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20k, उसी तरीके से के स्क्वायर प्लस 38k माइनस 10k, और ये -380। अब ये -380 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 480। के स्क्वायर पहले खत्म हो गया, यानी इधर आ गया 480। ये 20k को अगर वहाँ भेज दें तो 28, और ये हो जाएगा 8k, तो 8 से काटेंगे 60, यानी k का मान आ गया 60। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 8 अंकीय मान जो कि 11 से विभाज्य है, तो ए का मान आपको पूछा गया था। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर संख्या 2, 5, 6, 1, 3, 9, 4, तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले को सम कर देंगे, और दोनों का डिफरेंस या आइदर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। यही होता है ना 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो 6, 2, 8, 8 और 3 11, और 11 और ए मतलब 11 प्लस ए आ गया, ये ऑड प्लेस का सम। 5 और 6, 6 और 9, 6 और 9 15, और 15 4 19। तो इनके बीच में डिफरेंस आइदर 0 या तो 11 का मल्टीपल। तो ए का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 8 ही रख सकते हैं मैक्सिमम की अगर देख रहे तो ए का वैल्यू 8 रख देंगे, तो 11 8 19, और 19 19 का डिफरेंस 0 आ जा रहा है, यानी ये होल्ड कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको दे रखा था, आपसे आपसे पूछा गया था इतना का मान। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा अगर आपको दे रखा है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे सॉल्व करो। साइन थीटा मेरा p/h होता है एक्चुअली में, तो ये 4/5 यानी बेस आपका समझ आ गया, आपको क्या होगा, 3 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 गुना पी बी, तो पी बी 3 हो गया, तो ये कैंसिल ऐसे ही हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपका बी एच, तो बी एच, ठीक है। नीचे में उसी तरीके से एच बी, और ये माइनस बी पी, तो इसको इसको काटेंगे, इसको इसको काटेंगे, 5 से 3 जाएगा, 2 नीचे आ जा रहा, और ऊपर क्या हो गया था एक्चुअली में, 4 से 3 जाएगा 1, यानी 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है।
एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 10 और 22 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का मध्य आपसे पूछा था। तो 10 और 22 के बीच में मध्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या की बात करें तो 11 आ गया, 13 आ गया, 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17, 17 आ गया, 19 आ गया, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, ना 22 होगा। तो बस यही 4 संख्या, इसी का मध्य आपसे पूछा गया था। तो 9, 10, 13, 20, 2, 3, 4, 5, 6 भाग दे देंगे 4 से तो 15। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी सी को क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। एक साथ काम करते हुए इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष काम अकेला सी द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, बताओ। अब तीनों का जब इफिशियंसी आपको दे रखा है कितना कितना है, 3, 5, 8, ठीक है, 3, 5, 8। अब बोला था कि 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं ये लोग अगर मिलकर करेंगे तो ये अगर 3 यूनिट करेगा, 5 यूनिट करेगा और ये 8 यूनिट करेगा तो टोटल कितना यूनिट होगा, 8, 5, 13, 13, 3, 13, 3, 16। तो 16 गुना 15 ये हो गया मेरा टोटल काम। क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल काम, यानी कह सकते हैं 240 यूनिट मेरा टोटल काम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी मिलकर 12 दिन तक काम करता है तो ये दोनों कितना यूनिट कर पाएगा, 5, 3, 8 और 8 गुना 12 यानी 96 यूनिट काम खत्म कर चुका है। तो 96 की अगर बात करें तो अब मेरा कितना काम रह जाएगा, 100, 144 काम अभी भी रह गया। तो वही बोला है कि उसके बाद शेष काम को सी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो सी 8 काम कर पाता है तो 144 काम करने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सिंपल, अर्थमेटिक मीन पूछा गया था, समांतर मध्य पूछा गया था। समांतर मध्य आप निकाल सकते हो। तो 7, 5, 12, 17, 20, 2, 4, 10, 18, 21, तो 4 है। 100, 105, 105 का आधा 52.5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 4 किलोमीटर की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान का विकर्णता 36 सेकंड में पार करता है तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। यानी क्या बोला है कि एक कोई स्क्वायर टाइप का मैदान है, इसका डायगोनली में कोई एक लड़का है जो कि 4 किलोमीटर का स्पीड से 36 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरे को 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रति किलोमीटर घंटा को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहो तो 5/18 से गुना करते हैं हम लोग। और समय दे रखा था मेरे को 36 सेकंड। सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जा रहा है, 2, 5 चौके 20, 20 2 40। यानी जो डायगोनली मेरा निकल के आया है ना ये 40 निकल के आया। हमसे एरिया पूछ रहा था ना, मैदान का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a × 40, यही होता है ना। तो साइड निकल के कितना आ जाएगा मेरा, बताओ तो पहले आप मेरे को, अरे बताओ। 2 √2 2 यानी क्या हो जाएगा, 20√2। 20√2 का स्क्वायर कर देंगे यानी 20 का स्क्वायर 400 और गुना 2 यानी 800 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 32 मीटर और इसका आधार का व्यास 48 मीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, πr/l+r। तो पाई का वैल्यू मुझे पता है 22/7। रेडियस देखो ये 48 है, डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 24 और 24 + 32 56। काट लेंगे 8 बार में तो 8 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 176 × 24। इसको डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 2 12, 7 2 14, 15, 2 और 1 3 और ये आधा हो जाएगा 12। तो 12 से गुना कर देंगे तो 12 2 24, 2 60, 2 62, 6 36, 6 42 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसका हिंदी में रखना मैंने भूल गया तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। बोला गया द लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर रेस्पेक्टिवली 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two sides is 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। यानी क्या बोला कि कोई एक समलम चतुर्भुज है जिसका आपको भुजा दे रखा है, पैरेलल साइड भुजा, यानी मान लो ये 15 है तो ये 18 और डिस्टेंस भी आपको दे रखा है दोनों साइड के बीच में कितना, 12। तो एरिया पूछा है तो एरिया डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 15 प्लस 18 इंटू हाइट। तो 2 से काटेंगे 6 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 33, 33 गुना 6 यानी 6 × 18 और 19 यानी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसको 6 कंसिडर कर लो, ये माइनस आ गया, ये 16, ये डिवाइड का साइन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4 + 3 × 7, तो 4, 6 से 4 जाएगा 2, 21 और 2 23 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक आयत का विकर्ण दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था, आपसे आयत का परिमाप पूछा था। यानी आप सिंपली समझ गए हो कि यानी ये वाला दे रखा था मेरे को और मेरे को एरिया दे रखा था। यानी आप समझ गए कि अगर मैं L² + B² इक्वल टू, मतलब जैसे देखो मेरे को पता है विकर्ण क्या होता है, L² + B² होता है ना, यही चीज़ तो हमको दे रखा था 53 के बराबर। बात समझ रहे हो, यही चीज़ मेरे को दे रखा था 53 के बराबर। तो इसका मतलब आप इसको अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, 2809। और L इंटू बी दे रखा था 1260। हमसे पूछा था पेरीमीटर, यानी 2 टाइम्स L + B। तो आप इसमें अलजेब्रा से आप L + B का वैल्यू नहीं निकाल लेते आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमको पता है L² + B² का वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2809 + 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी। तो 1260 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2520 रुपया, मतलब सॉरी 20 बोल रहा हूँ, रुपया बोल रहा हूँ। 2520, तो 9 2 8 5 13 2 4 5, तो देख लो 5329। अब देख लो ये क्या है, इसको हटा दो, ठीक है। L + B का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 5329 के बराबर है। देख लो ये किसका स्क्वायर है, तो आप यूनिट डिजिट से देख सकते हो, ये आपका 7 यानी 73 का स्क्वायर है। तो ये आगे L + B का वैल्यू 73, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा मेरा 146। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर 25/6 आ जाता है, तो संख्या बताओ क्या है। यानी x में अगर आप 23/3 जोड़ोगे तो ये 25/6 आ जाता है। तो इसी को तो सॉल्व करना था आपको, तो हम 2 से गुना कर देते हैं ताकि नीचे डिनोमीटर सेम रहे। तो 25 है और यहाँ 46 है, तो कितना आ जाएगा -21/6। तो 3 से काटेंगे 2 और ये 7, -7/2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप आपसे पूछा था। अब देखो स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, यानी द्विघात समीकरण के फॉर्म में दे रखा है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे ही बना लो। तो देखो अगर मेरे को ये दे रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 81x² + 72x + 16, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से कुछ पता चल जाएगा क्या है। तो देखो 81 मतलब ये क्या हो जाएगा 9 × 9 और 16 मतलब 4 × 4, तो 9 × 36, 36 72 हो जा रहा है, यानी इसको ऐसे हो जाता है। तो 81x² + 36x + 36x लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम 9x कॉमन ले ले तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अंदर क्या बचेगा 9x + 4 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ 4x अगर कॉमन ले ले, सॉरी 4 कॉमन ले ले केवल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 9x + 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा x का 2 वैल्यूज़ आएगा वो 9x + 4 और यहाँ पर भी आ गया 9x + 4। अब आपको समझ में आना चाहिए ये 9x + 4 इंटू 9x + 4, और चूंकि एरिया क्या होता है A² के बराबर, तो A इंटू ए यानी कंपेयर करोगे तो A यानी जो साइड निकल के आ रहा है वो मेरा क्या निकल के आ रहा है 9x + 4। सीधी सी बात है, यानी आपको पता चल गया जो स्क्वायर का साइड है वो 9x + 4 है। ऑप्शन खोजोगे तो नहीं मिलेगा, यानी 2 अगर हम कॉमन ले ले इसमें से तो ये क्या हो जाएगा 9/2x हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर सकते हो। 9 और 36, 45, 24 और ये 63 और 3, 90, यानी 90/45 क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन थर्ड ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कविता ने 4000 की एक धनराशि सावध 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा की। तो 2 वर्ष के अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन बताओ कितना है। तो रेट आपको पता है सावध 6% का है और समय आपको 2 साल के लिए, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12.5।
तो बस 4000 का निकाल लो 12.5%। तो 12.5% मतलब ये 2 जीरो ऐसे ही हटा दो। इसको आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 गुना 25, तो कितना आ जाएगा 500 आएगा ब्याज। मगर आपसे पूछा था मिश्र धन और प्रिंसिपल था 4000, यानी कितना हो जाएगा 4500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये था, यदि कोई एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 7/8 के चाल से चलता है तो वो अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिए गए जाने वाला सामान्य समय बताओ। आपको पता होना चाहिए जब डिस्टेंस मेरा जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला था, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/8 चाल से चलता है, यानी ये मान लो इनिशियल था और ये था फाइनल। स्पीड का रेशियो वही दे रखा है कि वो अपने सामान्य चाल से 7/8 चलता है, यानी अगर वो पहले वो अगर 8 से चल रहा था तो बाद में वो 7 से चल रहा है। बात समझ रहे हो ना। वही बोला है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का, यानी ये आप इसको इनिशियल फाइनल मत समझो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको मान लो ये नॉर्मल और जो आपका चल रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये स्पीड जो है, मतलब जो स्पीड मतलब ये नॉर्मल स्पीड और ये फाइनल स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला था, एक यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/8 चाल से चलता है, यानी अगर वो उसका नॉर्मल स्पीड 8 था, अब वो चला रहा है कैसे 7 से चल रहा है, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो भी क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 7 और 8 हो जाएगा। तो इन्हीं के बीच में तो डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। तो आपसे पूछा था तो उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय बताओ, यानी नॉर्मल टाइम। तो 7 गुना 20 कितना हो जाएगा 140। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक लाए, तो परीक्षा में इसके द्वारा अंकों का प्रतिशत बताओ कितना है। तो 345/600 सॉल्व कर लो, तो 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गया, तो 6 से डायरेक्ट काट सकते हो। तो 6 5 30, 4 5, 6 सते 6 42, 42 आ गया, और 3/6 मतलब 0.5, यानी 57.5%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए बी सी एक काम को 12 16 24 दिन में पूरा कर सकते, बी सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा बता दो। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोला गया बस वैसा वैसा करते चलो। ए बी सी 12 16 24, टोटल वर्क 48 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका 4 यूनिट काम करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। क्या लिखा था, बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, तो बी और सी, तो 3 2 5, 5 गुना 4, यानी 20 यूनिट काम खत्म हो चुका है। फिर सी काम छोड़कर चला गया, तो सी अब काम छोड़कर जा चुका है, जिसके स्थान पर ए आ गया। तो अब ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। और काम अभी भी कितना बचा है आपका, कितना बचा है 48 काम, सॉरी 48 बोल रहा हूँ 28 काम, क्योंकि 20 काम तो हो चुका है। तो कितने समय लगेगा, 4 3 7, अगर ये लोग मिल के काम कर रहा है तो 28 काम करने में 4 दिन का समय लगेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी को अगर इतने में बेचा जिसमें उसको 27% का लाभ हो रहा है, तो कुर्सी का मूल्य बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कभी भी सीपी खुद में 100% होता है, 27% का प्रॉफिट सीपी पे होता है। कोई भी प्रॉफिट हम लोग या लॉस जो होता है सीपी पे काउंट करते हैं, यानी आप समझ लो 127% का ही वैल्यू दे रखा है, कितना 2858 इंटू 77। हमसे 100% का मान पूछ रहा था, सीधा सीधा आप ये समझ लो। तो जीरो से अगर हम जीरो कटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 127 से काट लो। अब आप यूनिट डिजिट का हेल्प बड़ी आसानी से ले सकते हो। तो यूनिट डिजिट का हेल्प अगर हम लेंगे तो ऑप्शन से तो आपको पता चल रहा है ये और ये, तो इसका कभी आंसर हो नहीं सकता, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करते चलो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप एक ही से पता चला, देखो ऐसे भी आप समझ सकते हो। ये हम जैसे इसको यहाँ रखे तो 127, तो ठीक 127 का सॉरी 254 हो जाएगा, तो 200 एक सेकेंड आपको पता चल जाएगा क्या आपका आने वाला है, ठीक है। तो 200 127 का डबल करेंगे तो 254 आ जाएगा, तो 254, ये 2 टाइम्स आ रहा है।
फिर उसके बाद जैसे आप करोगे समझ आएगा, 5 से 4 जाएगा 1, 8 से 5 जाएगा 3 और ये 8। अब देखो 318 आ रहा, तो 127 का गुना फिर से क्या होगा, डबल होगा। तो यानी आप समझ गए 2 2 आ रहा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर बोला है कि किसी समूहकृत आंकड़ों के बहुलक और मध्य दे रखा है। फिर बोला है अनुभवजन्य संबंध यानी इंपेरिकल रिलेशन का उपयोग करते हुए मध्यिका का 2 दशमलव स्थान तक पूर्णकृत मान बताओ। यानी आपको पता है कि आपको एक फॉर्मूला पता है ना, मोड इक्वल टू होता है क्या, आप बताओ। तो आप बोलोगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके आपको मीडियन का मान बताना है। अब मोड और मेरे को मीन दे रखा है, तो जरा डायरेक्ट पुट करते हैं। तो मोड मेरा कितना यहाँ पर दे रखा है 27.5। ये 2 मीन प्लस को यहाँ ले आ रहे हैं, तो 2 मीन यानी मीन कितना, मध्य कितना दे रखा है 28.5, 28.5 का डबल करेंगे 57, और ये हो जाएगा 3 मीडियन। बस सॉल्व करो यार इसको। तो 57 को अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ अलग कर दो, 7 7 14, 5 से 8 यानी 84.5 आ जाएगा। इसी को काट देते हैं, 2 पॉइंट बाद के दशमलव तक आंसर पूछा है आपसे, तो 3 से डायरेक्ट काटेंगे तो 28 3 84 हो जा रहा, और पॉइंट मतलब 3/5 है, तो देख रहे हो 16 3 48 यानी 0.17 ही होगा सीधा सीधा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 8 पेनों को अगर 75 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का हानि होता है, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने पेन बेचने चाहिए। अब देखो 8 पेन था जिसको कितना में बेचा जा रहा है, 75 रुपया में, जिसमें उसको 25% का लॉस हो रहा है। यानी आप समझ सकते हो 75% में बेचा जा रहा है, 75% आपका 75 रुपये के बराबर है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 100। यानी आप समझ गए 100 रुपये का चीज़ 75 रुपये में बेचा जा रहा था, तभी तो 25% का लॉस हो रहा था ना। तो अब आपको सीपी पता चल गया कितना, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है हम लोग सीपी में ही काउंट करते हैं। अब बोला है दुकानदार को 24% का लाभ चाहिए, तो सीपी में अगर 24% का लाभ की बात करें तो कितना चाहिए, 124 रुपये, मतलब पेन को 124 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी जाके मेरे को 25% का लाभ होगा। तो आपसे वही पूछा है 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने पेन बेचने चाहिए। तो देखो 124 रुपये में 8 पेन बेचेगा तब जाके उसको 25% का लाभ होगा। तो आपसे पूछा है 372 रुपये में, तो 3 का गुना यहाँ करेंगे, 3 का गुना यहाँ करेंगे, यानी 24 पेन को बेचने पड़ेंगे 372 रुपये में, जिससे आपको 25% का प्रॉफिट होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ध्यान से बनाना, ठीक है। कुछ भी अगर हल्का से गलती होगा तो गलती हो सकता है। अब देखो ये सारा कुछ प्लस में है, केवल एक ही माइनस में है। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प लोगे तो देखो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ये 2071 है, और यहाँ पर देखो 81 198 9 ये 1600 भी है। तो देखो जैसे भी देखोगे तो आंसर तो माइनस में आने वाला, ये तो कभी इसका आंसर होने से रहा नहीं, क्योंकि 2000 है और इतना जोड़ने से भी 2000 नहीं हो रहा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो देखो अब आप थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प लेते चलना। तो फिलहाल आप प्लस वाले सबको जोड़ सकते हो जल्दी जल्दी, ध्यान देना पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर सभी में 4 4 है। तो कुछ 0 0 0, तो 0 आ गया। फिर उसी तरीके से फिर से 0 और 2 और 0, तो 2 आ गया। अब ये भी जुड़ेगा 2 2 और 9 11 11 12, एक कैरी, 4 और 1 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, अब 5 और 7 12, एक कैरी जो कि आगे चल गया, ठीक है। अब देखो अब हमको इसमें से डायरेक्ट माइनस कर लेते तो 0.1985 है, और ये 2220 था, तो 5 हो गया, 8 से 2 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा 7, और 11 से 2 जाएगा 9। समझ आया। तो अब आप समझ जाओ पॉइंट के बाद 9, पॉइंट के बाद 9765 तो होना ही है, यानी ये भी नहीं ये भी नहीं, सिर्फ 0.9765 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, के किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्रमशः 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसके औसत चाल अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो के का मान बताओ क्या होगा। तो औसत गति की बात करें तो एवरेज स्पीड होता है क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना कवर किया है, और स्पीड क्या बोला था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, के किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देते हैं। 250, 270, 370, 370, 420, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो 250 किलोमीटर को 50 का स्पीड से चलाओगे तो 5 घंटा यहाँ लगा होगा। 120 किलोमीटर से अगर के को चलाओगे तो कितना लगा होगा, 120 बटा के लगा होगा समय। और 50 किलोमीटर का इस डिस्टेंस को अगर 25 से कवर करोगे तो 2 घंटा लगा होगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 5, 2, 7। और यही एवरेज स्पीड किसके बराबर था, 42 को, ये भी ध्यान देना। तो बस अब इसको सॉल्व करो तो 420 और इक्वल टू 42 है यहाँ पर, 7 प्लस 120 बटा के। तो 42 से काट सकते हो, 10 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ क्या आ जा रहा है, देखो के को मैं डायरेक्ट उधर साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा, या फिर ऊपर भी लेके चल रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 10 के, नीचे 7 के प्लस 120 इक्वल टू 1। तो वो वहाँ जाएगा तो 7 से 11, 10 से 7 जाएगा, 3 के इक्वल टू 120। तो के का मान कितना है, 40। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, राम और रहीम के पास अगर 1210 रुपए है, यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि का 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास कितना धनराशि है बताओ। तो ये राम का 1/3 इक्वल टू रहीम का 2/5 के बराबर था, तो 2/5 ये हो गया। राम और रहीम का आपको रेशियो निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकल भी चुका है, यानी 6 और 5 का अनुपात में पैसे मिले होंगे। तो आपसे पूछा था रहीम के पास कितने हैं, तो 6, 5, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट किसके बराबर है, इसके बराबर है, 2110 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ रहा मेरा, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना निकल के आ रहा, 110। आपसे पूछा था किसका पैसा, रहीम का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 110, तो 5 यूनिट का वैल्यू 550। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बोला गया था कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार दे रखा था, प्रत्येक बराबर भुजा का लंबाई दे रखा था। यानी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा था। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होगा। और आपको आधार दे रखा था 54, और प्रत्येक बराबर भुजा का लंबाई दे रखा था कितना, 45। ये 45। अब आप यहाँ पर जैसा चाहो वैसा फिलहाल निकाल सकते हो। अगर अगर आपको हीरो फार्मूला से एरिया निकालना तो हीरो फार्मूला से निकाल लो, मगर आपको पता होना चाहिए अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ से अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर जब डालोगे ना तो ये इसको बराबर बराबर भाग में बांटेगा। बराबर बराबर भाग में बांटने का मतलब आप समझ लो कि ये, अब आप समझ लो कि ये दोनों का एरिया 2 भाग में बटेगा। तो ये अगर 45 है और आधा आधा जो आधार भी होगा ना वो आधा आधा बढ़ जाएगा, ये यानी ये 27 है। तो आप इससे हाइट नहीं निकाल लोगे ट्रिपलेट से। अब आप हाइट अगर देखोगे ये ट्रिपलेट किसका दिख रहा है, देखो ये 5, 3, 9 गुना 5, 9 गुना 3, 9 गुना 4, यानी 3, 4, 5 का ही तो ट्रिपलेट है। तो ये 36 निकल के आ गया डायरेक्ट डायरेक्ट आपका हाइट। हाइट आपका निकल के आ गया 27, 36, 45 का ट्रिपलेट हो गया। तो अब तो आप निकाल ही लोगे एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट निकल के 36, बेस मेरा था 54, तो 18। तो 18 चौके 72, 7, 90, 97, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका डीआई का क्वेश्चन है। और डीआई का क्वेश्चन हर शिफ्ट में लास्ट ही में पूछा गया था 120 नंबर पर। और बहुत डीआई से तो क्वेश्चन एकदम भी देखने नहीं मिला। अगर आप प्रीवियस ईयर के कंपेयर में बात करेंगे तो एकदम ना के बराबर है। प्रीवियस पेपर में अगर सीबीटी 2 की बात करें तो 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए थे। तो हो सकता है आगे आपको देखने मिल जाए। तो फिलहाल इस वाले डीआई को देख लेते हैं। समझ आ रहा होगा आपको। निम्नलिखित बार ग्राफ एक दिए गए वर्ष के दौरान 2 कंपनियां ए और बी द्वारा विभिन्न मर्दों पर किए गए व्यय को हजारों में दर्शाता है। यानी आपको एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन क्या हो रहा था डायरेक्ट हम लोग, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किए गए व्यय, उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है बताओ। तो दोनों कंपनी को लेकर बोला जा रहा है। तो दोनों कंपनियों को कुल मिलाकर वेतन पे अगर बात करें तो वेतन में आपको दिखाना चाहूँगा, ये वेतन हो गया, ठीक है, ये वाला। अगर आपको डेटा नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ कि वेतन पे पहला कंपनी जो है
उसका 5117 है, और दूसरा जो कंपनी है वो है 4752। जोड़ेंगे तो 7 2 9, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 5 4 9। ये दोनों कंपनी के द्वारा सैलरी पर खर्च हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी जोड़ लेते हैं 7310 और 559, एक सेकंड, ये 9 और ये 8 है ना, 8, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 8 10 5 3 8 1 9 7 5 12। तो यही पूछा था 9869212908 का कितना परसेंट है, यही आपको बताना था। तो अगर आप अप्रोक्स में अगर आप काम करना चाहते हो तो अप्रोक्स से ही आप पता चल सकता है। देखो अप्रोक्स में अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये 9070 नियर अबाउट और ये 13000 के नियर अबाउट है। तो 95% तो कभी नहीं हो सकता, 50% से कई ज़्यादा है आपका, 57% से भी कई ज़्यादा है। ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, सिर्फ बचा आपका 76%, यानी डायरेक्ट बिना सॉल्व किया आप इसको मार सकते हो 76%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ ये मेरा पूरा सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होगी। और आप चूँकि आप देखे हो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन खास नहीं था, ठीक है, या फिर खास भी था ना, आपके कैलकुलेशन कई इतने ज़्यादा थे ना कैलकुलेशन, जिससे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज़्यादा हार्ड दिखने लग रहा था। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी लेवल की रहेगी ना, तो क्वेश्चन कितना भी लेंदी क्यों ना हो जाए, जैसे कि आपने देखा भी एक ही क्वेश्चन को पूछने में वो 3-4 चीज़ सॉल्व करा लेता है आपसे एग्जामिनर। तो वैसे ही अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से करोगे ना, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, फिर आपको क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपके लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए जितना बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, सारा खेल प्रैक्टिस पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर से वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।